मेरे सभी प्यारे मित्रों को शुभ संध्या। दोस्तों, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, जो हमने अपनी श्रृंखला स्टार्ट की है उसका ये पार्ट 2 होने वाला है और इसके अंतर्गत 2020 की सभी प्रमुख घटनाओं को हम देखेंगे। इसके अंतर्गत मीन्स इस सीरीज़ के अंतर्गत, तो उसी के अंतर्गत ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इसको आओ देखते हैं, समझते हैं जो भी इम्पोर्टेंट बातें या तथ्य हैं 2020 की है। ठीक है, तो देखो लास्ट वीडियो में दोस्तों हमारी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो उस समय मैंने 15वें क्वेश्चन तक तो आपको कंप्लीट हो गया, तो उस वीडियो को मैंने देखा था। करा तो मैंने आगे तक दिया था, लेकिन उसमें 15th क्वेश्चन तक ही रिकॉर्ड हो पाया था केवल। अभी भी ये रिकॉर्ड मैं अपने बिस्तर में बैठ के शूट कर रहा हूँ आप सब लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने से मतलब है, ठीक है, नहीं रिवीजन करना है। देखो 16th क्वेश्चन हमारा ये था, सरकारी फाइलों को शीघ्रता से निपटाने एवं विभिन्न विभागीय कार्यों में तीव्रता लाने हेतु किस राज्य सरकार ने रन थ्रू फाइल्स प्रणाली शुरू की है। सिंपल कहने का मतलब ये है, वह कौन सी राज्य सरकार है जिसने सरकारी फाइलों की शीघ्रता से निपटाने एवं विभिन्न विभागीय कार्यों में तीव्रता लाने के लिए रन थ्रू फाइल प्रणाली आरंभ किया है, हमें ये बताना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका पहला ऑप्शन है झारखंड सरकार, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक सरकार, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा सरकार और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, आपको वही 2-3 सेकंड का टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको लगे कि वो कम टाइम है तो वीडियो पॉज करके आप लोग सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर होने वाला हमारा हरियाणा सरकार। देखो सिंपल कहने का मतलब ये है, ये रन थ्रू प्रणाली जो आरंभ की गई है, इस प्रणाली का प्रावधान केंद्रीकृत फाइल मूवमेंट और ट्रैकिंग सूचना प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। कहने का मतलब सिंपल ये है कि जो भी हमारी फाइल है उसकी लोकेशन के लिए ट्रैकिंग व्रैकिंग की सब सुविधा उसमें उपलब्ध रहेगी। फिर देखते हैं आगे, इसकी निगरानी स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। इस प्रणाली की निगरानी स्वयं किसके द्वारा की जाएगी? मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। ठीक है, ये बात तो इसके बारे में किस राज्य ने की है? हरियाणा सरकार राज्य ने, हरियाणा सरकार ने की है। जब हरियाणा सरकार की बात आई है तो हरियाणा से संबंधित हम मुख्य तथ्य कुछ जान लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं और राजधानी आपकी चंडीगढ़ है। सिंपल, समझता हूँ यहाँ तक सभी को आराम से समझ आ गया होगा। देखो दोस्तों, जिन लोगों ने करंट ठीक से पढ़ लिया है उनका तो क्विक रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो उनके लिए भी ये श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत मैं आपको 2020 के करंट अफेयर्स कराऊंगा। और सिंपल अगस्त चल रहा है, 2020 के करंट अफेयर्स ही आएंगे ज़्यादातर आपके, ठीक है नहीं। बाकी एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, 2-4 क्वेश्चन उससे पहले के डाल दे तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? आप ये तो समझना नहीं कि भैया ने टिक कर रखा है, ये टिक इसलिए हो रखा क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी मैं इनको पढ़ा चुका था, लेकिन किसी प्रॉब्लम के कारण वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, ठीक है नहीं, तो इसलिए मैंने पहले पढ़ाते हुए समझा दिया था। तो सिंपल ऑप्शन हमारा जनरल विपिन रावत, मनोज मुकुंद, जनरल राकेश सिंह और नन ऑफ दीज। नोट का मतलब है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का मतलब क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक पद है जो यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्रीज़ वगैरह में होता है, लेकिन पहले अपने यहाँ नहीं होता था। अब की बार अपने भारत में भी इस पद का सृजन किया गया है, और जनरल विपिन रावत को प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। बात समझ गए होंगे आप, किसको बनाया गया? जनरल विपिन रावत को। जनरल विपिन रावत पहले थल सेना अध्यक्ष थे, उन्हें तो बना दिया गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और उनके स्थान पर मनोज मुकुंद नरवणे 28वें थल सेना अध्यक्ष बने हैं। देखते हैं, इन्होंने 1 जनवरी 2020 को देश के पहले CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभाला। ठीक है, CDS की रैंक 4 स्टार होती है और वह रक्षा मंत्रालय के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। किस रूप में कार्य करेगा? वो रक्षा मंत्रालय के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। सिंपल,
4 स्टार का मतलब वही हो गया जितने भी हमारे जल सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष और वायु सेना अध्यक्ष हैं, सबकी रैंक 4 स्टार ही है। तो हमारे जो CDS बने प्रथम, इनकी रैंक भी 4 स्टार ही रही है। आशा करता हूँ इस चीज़ समझ गए होंगे आप मेरा कहने का मतलब क्या है, यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है SPG के महानिदेशक कौन हैं जिनका कार्यकाल कैबिनेट नियुक्ति समिति ने 20 जुलाई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। हमें बताना है कि SPG के महानिदेशक कौन हैं जिनका कार्यकाल कैबिनेट नियुक्ति समिति ने 20 जुलाई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। फर्स्ट ऑप्शन इज अरुण तिवारी, सेकंड इज अरुण कुमार सिन्हा, थर्ड जयप्रकाश सिन्हा एंड फोर्थ वन इज अनुज कुमार सिन्हा। ठीक है, वही 3 सेकंड्स का टाइम देता हूँ मैं आपको, 1 2 3। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ, अगर आपको फिर भी टाइम कम लग रहा हो पॉज कर लेंगे, तो इसका उत्तर हुआ अरुण कुमार सिन्हा। सिंपल, अरुण कुमार सिन्हा महानिदेशक हैं जिनका कार्यकाल कैबिनेट नियुक्ति समिति ने 20 जुलाई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। SPG की बात है तो SPG का जानते हैं। SPG कौन है? SPG की फुल फॉर्म है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। केंद्र सरकार ने, नेक्स्ट पढ़ते हैं, इससे संबंधित क्या है हमारा। केंद्र सरकार ने SPG अधिनियम 1988 में संशोधन किया। ठीक है, इस संशोधन के तहत क्या किया गया देखेंगे। संशोधित कानून के तहत SPG सुरक्षा केवल प्रधानमंत्री और सीमित अवधि के लिए पूर्व प्रधानमंत्री को ही दी जाएगी। कहने का मतलब है जो हमारा संशोधित अधिनियम है, इसके तहत ये तय किया गया है कि SPG सुरक्षा केवल किसे दी जाएगी, या तो प्रधानमंत्री को दी जाएगी या सीमित समय के लिए पूर्व प्रधानमंत्री को दी जाएगी, केवल सीमित समय के लिए। ठीक है नहीं, फिर आगे देखते हैं। इसी के तहत हाल ही में गांधी परिवार की SPG सुरक्षा हटा ली गई। कहने का मतलब है इस संशोधित अधिनियम के तहत ही गांधी परिवार की SPG सुरक्षा हटा ली गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को जो पहले SPG सुरक्षा मिल रही थी वो फिलहाल अब नहीं मिलेगी। ठीक है, उनकी सुरक्षा को हटा लिया गया है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 18th, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं किस पे, 19वें क्वेश्चन पे। हमारा 19वां क्वेश्चन क्या है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने किस दिन को विलय दिवस के रूप में अवकाश घोषित किया। ऑप्शन है 26 अगस्त, 26 सितंबर, 26 अक्टूबर और 26 नवंबर। जल्दी सोचेंगे, आंसर देंगे, फिर मैं बताऊंगा। 1 2 3। तो देखो इसका आंसर आपका हो गया है 26 अक्टूबर। सिंपल, कहने का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 26 अक्टूबर को विलय दिवस के रूप में अवकाश घोषित किया है। इसका मतलब क्या है, आइए जानते हैं। देखो कहने का मतलब ये है 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा, मतलब कि उस समय के जो महाराजा थे उनका नाम था हरि सिंह। हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, यानी कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय निश्चित हो गया था। तो इसी अवसर पर जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रत्येक वर्ष 26 अक्टूबर को विलय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। फिर देखो आगे जानते हैं। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री, मतलब कि ये घोषणा के साथ साथ और क्या काम किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला की जयंती और शहीद दिवस को सरकारी अवकाश की सूची से हटा दिया गया। पहले उनका सरकारी अवकाश घोषित होता था, लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है। ठीक है, देखो जो हमारे शेख अब्दुल्ला है ना, इनकी जयंती बनाई जाती है प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को। और ये हैं कौन, ये मैंने लिखा हुआ नीचे, ये जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के पिता हैं। और शहीद दिवस की बात करते हैं। शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 23 मार्च 1931 को हमारे 3 क्रांतिकारी कौन कौन थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। उन्हीं के स्मरण हेतु प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो हमारा उनके स्मरण के लिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो हमारा शहीद दिवस मनाया जाता है
इसको शहीद दिवस के अवकाश से इस शहीद दिवस को सरकारी अवकाश की सूची से हटा दिया गया है। ठीक है नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जम्मू कश्मीर की बात आई है तो जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। तो देखो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ये जम्मू कश्मीर के प्रथम राज्यपाल हैं। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद प्रथम उपराज्यपाल का पद इन्होंने ही ग्रहण किया था। फिर देखो ये कल की ही न्यूज़ है। कल क्या हुआ है, जो ये गिरीश चंद्र मुर्मू हैं इन्होंने अपना त्यागपत्र दिया है जिसे स्वीकार कर लिया गया है और इनके स्थान पर मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बना दिया गया है। ये कल की ही न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ है। ठीक है। लेकिन अभी तक जो थे हमारे कौन थे, अभी तक थे हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू। सिंपल, आशा करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखेंगे, तिबारा देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कहने का मतलब है प्रत्येक क्वेश्चन को कुछ मैंने इस प्रकार से बनाया हुआ है कि उससे संबंधित जितने भी प्रमुख तथ्य हैं सभी को मैंने उसमें शामिल कर लिया है। ठीक है। एक क्वेश्चन से जितने भी संभावित प्रश्न हमारे बनने की संभावना है मैंने उसमें सभी को शामिल कर लिया। वीडियो को 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, उससे बाहर आपकी बात नहीं जाएगी। आइए फिर अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं इसको। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे सुरक्षा का नया नाम क्या रखा गया। भारतीय रेलवे के द्वारा रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम क्या रखा गया। रेलवे सुरक्षा बल यानी जो हमारी RPF है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, उसका नाम बदल के भारतीय रेलवे ने क्या रख दिया। तो सोचेंगे 1 2 3। मैं तो थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ लेकिन आप लोग वीडियो को पॉज कर लिया करेंगे, कुछ नहीं, केवल एक बार पढ़े करके रिवीजन हो जाएगा। सिंपल, ठीक है नहीं। तो सिंपल कहने का मतलब है रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे ने जो रखा है वह नाम है आपका रेलवे सुरक्षा बल सेवा। रेलवे सुरक्षा बल सेवा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सेवा। ठीक है। जानते हैं, देखो RPF केंद्रीय रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसकी स्थापना 27 जुलाई 1984 को की गई थी। सिंपल, ठीक है नहीं। RPF के बारे में हमने जान लिया है। RPF का न्यू नेम क्या है। न्यू नेम ऑफ RPF इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सेवा। ठीक है। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब। सिंपल, जानते हैं किस राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने वर्ष 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। हमको बताना है कि वह किस राज्य सरकार का परिवहन है जिसने वर्ष 2020 से महीने के प्रथम दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सोचेंगे 1 2 3। फिर से वही रिपीट करूंगा। अगर आपको लग रहा हो कि मैं जल्दी कर रहा हूं तो वीडियो को पॉज कर लिया करेंगे, मैं जल्दी से करवा देता हूं आपका। ठीक है। तो इसका उत्तर होगा हमारा राजस्थान। सिंपल कहने का मतलब है राजस्थान राज्य की परिवहन विभाग ने वर्ष 2020 के प्रत्येक माह के प्रथम दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ऐसा निर्णय क्यों लिया है इसके बारे में जानते हैं। देखो, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से यह शुरुआत की गई। यह शुरुआत क्यों की गई? इस शुरुआत के द्वारा सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और वाहनों से जो होने वाला प्रदूषण है उसकी कहीं ना कहीं तक उसमें कमी लाई जा सकती है और उसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जा सकती है। ठीक है। आगे देखते हैं। फिर इस दिन परिवहन विभाग के कर्मचारी कार्यालय के लिए अपने वाहन की बजाय साइकिल अथवा सार्वजनिक यातायात का उपयोग करेंगे। सिंपल कहने का मतलब है इस दिन जो अपने कार्यालय आने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, जो कर्मचारी होंगे या तो वो साइकिल से आएंगे या सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करेंगे। ठीक है नहीं, या तो साइकिल का प्रयोग करेंगे या सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करेंगे। बात की हमने राजस्थान की, तो जान लेते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। सिंपल, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है रूस ने भारत के किस पड़ोसी देश को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रोक दी है। सिंपल कहने का मतलब ये है भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जिसके लिए रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर रोक लगा दी है। ठीक है, ऑप्शन है आपके चीन, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। चीन, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ठीक है, तो देखो इसका आंसर है चीन। सिंपल कहने का मतलब ये हुआ हाल ही में रूस ने चीन को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देने के लिए मना कर दिया है और उसने उसको ये भी नहीं बताया कि उसको यह रोक कब तक के लिए लगाई गई है। ठीक है, रूस चीन को S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली खेप 2018 में दे चुका है। कहने का मतलब ये है ये चीन को रूस से मिलने वाली दूसरी खेप थी। इससे पहले पहली खेप पहले ही ऑलरेडी 2018 में मिल चुकी है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। रूस भारत को भी यह सिस्टम 2021 के अंत तक देगा। मतलब कि यह सिस्टम जो रूस वर्तमान में चीन को देने वाला था, रूस इसकी डिलीवरी भी भारत को 2021 के अंत तक करेगा। मुख्य बात समझने की यहाँ पर है रूस ने चीन की पे तो रोक लगा दी है और भारत को दोबारा दोहराते हुए बताया कि आपको 2021 के अंत तक यह सिस्टम प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस बात पे रूस ने जोर दिया है। तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है जो चीन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुर्गति फिलहाल हो रही है बहुत से देशों से, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। ठीक है ना, आगे देखेंगे। फिर तीसरा फैक्ट क्या है, ऐसा रूस और चीन के रिश्ते में खटास के कारण हुआ। सिंपल कहने का जो दोनों के बीच खटास चल रही है, हो सकता है यह उसका कारण हो। यह एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें शक्तिशाली मिसाइल, रडार और कुछ इक्विपमेंट्स हैं। सिंपल कहने का मतलब है इस सिस्टम में क्या क्या लगा हुआ, इस सिस्टम में मिसाइल लगी हुई है, रडारें लगी हुई हैं और अलग अलग इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। अब बात आई है हमारी चीन की, तो जान लेते हैं चीन के राष्ट्रपति कौन है। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन की राजधानी क्या है, चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की मुद्रा क्या है, चीन की मुद्रा है रेगमिनबी। ध्यान से देख लेंगे इसको, समझ ठीक से दिख जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा चीन हो गया है। इससे पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर राजस्थान था, उससे पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा रेलवे सुरक्षा बल सेवा था। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। हमको बताना है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई या 30 जुलाई। 1, 2, 3। तो इसका आंसर होगा 29 जुलाई। 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, फिर इसके आगे जानेंगे। 28 जुलाई को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बाघों की गणना पर टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018 जारी की। कहने का मतलब ये है 29 जुलाई को तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। जस्ट उसके एक दिन पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बाघों की गणना पर एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट का नाम क्या है, उस रिपोर्ट का नाम है स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2018। ये हमारा किसका नाम है, ये हमारा उस रिपोर्ट का नाम है जो कि प्रकाश जावड़ेकर ने जारी की थी। देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या मुख्य बातें सामने आई हमारे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो समझेंगे नहीं कि भैया पता नहीं सोते हुए बस्तर में ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं अपना ही पढ़ाई कर रहा था, सोचा कि एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम से पहले मैं आपका रिवीजन करा दूंगा, इसका मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ। मेरे पे विश्वास करें और पढ़ते रहें। हर क्वेश्चन से संबंधित प्रमुख तथ्यों को मैंने शामिल किया है। ठीक है नहीं, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं, अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखो सिंपल कहने का मतलब ये है यह रिपोर्ट प्रत्येक 4 वर्ष में जारी की जाती है। जो रिपोर्ट अब की बार
28 जुलाई को जारी की गई थी। यह रिपोर्ट प्रत्येक चौथे वर्ष में जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया के 70% बाघ हैं, जिनकी संख्या लगभग 2967 है। सिंपली कहने का मतलब ये हुआ, जितने भी विश्व में टाइगर्स हैं, जितने भी हमारे विश्व में टाइगर्स यानी बाघ हैं, उनकी 70% जनसंख्या हमारे भारत में है, और जो है हमारी 2967। फिर आगे देखते हैं, 2014 में 2226, 2010 में 1706 और 2006 में 1411 थी। सिंपल कहने का मतलब ये हुआ, वर्तमान में हमारे यहाँ पे कितने टाइगर्स हैं, हमारे यहाँ पे कितने बाघों की संख्या है, 2967। 2014 में ये 2226 थी, 10 में 1706 थी, 2006 में 1411 बाघ हमारे भारत में थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश, जिनकी संख्या 526 है, और दूसरे सर्वाधिक बाघ कर्नाटक, जिनकी संख्या 524 है, राज्य में है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है, सर्वाधिक बाघों वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक बाघों वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जिसमें कुल बाघों की संख्या 526 आंकी गई है, और दूसरे सर्वाधिक बाघों वाला राज्य कर्नाटक है, जिसमें कुल बाघों की संख्या 524 आंकी गई है। समझ गए होंगे ठीक से, सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है इन बातों को जानना। फिर आगे देख, इनको जानना बहुत ज़रूरी है, एग्जामिनर कुछ भी उठा के रख सकता है, सारे तथ्यों को शामिल किया गया। फिर आगे देखते हैं, देखो भारत में बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। सिंपल कहने का मतलब है, बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए सरकार ने 1973 में एक योजना चलाई। उस योजना का क्या नाम है, प्रोजेक्ट टाइगर। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष रूप से पूछ लिया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा चालू की गई थी 72, 1973, 1974, कुछ भी दे देगा। तो कब की गई थी, 1973 में। तो ये हमने इसके बारे में संपूर्ण जान लिया, इससे बाहर आपकी बात नहीं जाने वाली है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए ये रहने वाला है। फिर देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है हमारा, देश का सबसे बड़ा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो जुलाई 2020 में कहाँ चालू किया गया। सिंपल कहने का मतलब ये है, जो जुलाई 2020 में किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा स्वदेशी यानी कि हमारे देश में निर्मित परमाणु रिएक्टर चालू किया गया। तो इसके ऑप्शन आपके कलपक्कम, काकरापार, तारापुर या चेन्नई। 1, 2, 3। तो इसका आंसर होने वाला है आपका काकरापार। काकरापार गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर देश का सबसे बड़ा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर चालू किया गया है। आगे देखते हैं, यह गुजरात के तापी ज़िले में है, मतलब कि काकरापार गुजरात के तापी ज़िले में है, और इसका नाम काकरापार परमाणु ऊर्जा प्लांट 3 है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है काकरापार परमाणु ऊर्जा प्लांट 3। प्लांट 3 का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, प्लांट 3 का यहाँ पे मतलब हुआ कि काकरापार में 2 प्लांट ऑलरेडी पहले से ही हैं, लेकिन वो इतनी क्षमता के नहीं है, वो कम क्षमता के हैं। वो कितनी क्षमता के, वो हैं 220 मेगावाट क्षमता के, और ये जो वहाँ पे चालू किया गया ये 700 मेगावाट क्षमता बिजली का उत्पादन करेगा। ठीक है, यहाँ 2 प्लांट पहले से ही हैं, लेकिन वो कम क्षमता के हैं, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा प्लांट है, ये जो हमारा काकरापार में चालू किया गया है। फिर आगे देखते हैं, काकरापार में ही चौथा रिएक्टर जिसकी क्षमता भी 700 मेगावाट है बन रहा है। मतलब कि इन 3 से अलग एक चौथे परमाणु रिएक्टर और काकरापार में बनवाया जा रहा है, जिसकी क्षमता भी कितनी होगी, 700 मेगावाट ही होगी। सिंपल ये बात होगी यहाँ की। फिर आगे जानते हैं, देश का सबसे बड़ा एटॉमिक पावर प्लांट यानी कि परमाणु ऊर्जा रिएक्टर तमिलनाडु के कुंडनकुलम में है। सबसे बड़ा कहाँ पे, कुंडनकुलम में है, जो 1000 वाट का है। ये कितने वाट के बने हैं, ये बना है 700 वाट का, और जो चौथा बनना वो भी 700 वाट का है। लेकिन वो जो है हमारा वो 1000 वाट मेगावाट का तो है, लेकिन वो हमारा रूसी तकनीकी पर आधारित है, वह स्वदेशी निर्मित नहीं है।
वह है हमारा रूसी तकनीक पर आधारित है। कौन सा? जो तमिलनाडु के कुंडनकुलम में है। स्वदेशी निर्मित कौन सा है? हमारा काकरापार है। सिंपल कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। नहीं समझ आ गया होगा ठीक से, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आया हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लेंगे। नोट्स मेंटेन करते चलें, एग्जाम से एक दिन पहले इनका रिवीजन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इन क्वेश्चन में टाइम भले से ही लग रहा है, लेकिन मैं सीधा क्वेश्चन बता के उसका आंसर आपसे नहीं बता रहा हूँ, उससे संबंधित प्रमुख तथ्यों को सभी को शामिल किया मैंने, तो उसकी दिक्कत नहीं मानेंगे। ये आपका एक क्वेश्चन नहीं हुआ, इससे ये आपके कई सारे क्वेश्चन शामिल हो गए यहाँ पे, ठीक है। नहीं आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने किस देश पर एंटी सैटेलाइट हथियार के परीक्षण का आरोप लगाया और इसे अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों के लिए खतरा बताया? दोबारा रिपीट करता हूँ। अमेरिका ने किस देश पर एंटी सैटेलाइट हथियार के परीक्षण का आरोप लगाया और इसे अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों के लिए खतरा बताया? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है रूस, ठीक है। जल्दी बताएंगे आप लोग। इसका आंसर आपका होगा रूस। सिंपल कहने का मतलब है अमेरिका ने रूस पर एंटी सैटेलाइट हथियार के परीक्षण का आरोप लगाया है। अमेरिका की जो स्पेस कंपनी है उसने बोला है कि रूस ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट हथियार का परीक्षण किया है। सिंपल किसका कहना है? अमेरिका का कहना है। जान लेते हैं इसका मतलब क्या है। अमेरिका सेना के स्पेस कमान के शीर्ष जनरल जॉन जे रेमंड, जो अमेरिका सेना की स्पेस कमान के शीर्ष हैं उनका नाम है जनरल जॉन जे रेमंड, उन्होंने कहा 15 जुलाई को अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे रूस के सैटेलाइट कोसमोस 2542 ने अपने ही सैटेलाइट कोसमोस 2543 पर हमला किया। उन्होंने यह बोला है कि रूस का एक सैटेलाइट था जिसका नाम था कोसमोस 2542, उसने रूस के ही अन्य सैटेलाइट जिसका नाम था कोसमोस 2543 पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। तो इस बात को कहीं ना कहीं इस प्रकार से देखा जा रहा है कि क्या पता उन्होंने ये परीक्षण करके देखा हो कि दूसरी सैटेलाइटों को किस प्रकार से नष्ट किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब यही है कि क्या पता रूस ने ये परीक्षण करके देखा हो। सिंपल, इसे अंतरिक्ष में जंग की तैयारी माना जा सकता है। इस बात को अंतरिक्ष में जंग की तैयारी माना जा सकता है। आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है किसी का सैटेलाइट है उसको नष्ट करना है तो दूसरा सैटेलाइट वहाँ पे जाएगा और उस पर हमला करके उसको नष्ट कर देगा। तो इसको इस बात की तैयारी की इस तरह से देखा जा रहा है कि भविष्य में कहीं ऐसा न हो। तो इस बात के लिए इस परीक्षण का आरोप लगाया है किस पर? रूस की जो स्पेस कंपनी है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26। देखो 26वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 26वां क्वेश्चन हमारा कहता है प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक को अदालत ने घोटाले के मामले में 12 साल की सज़ा सुनाई है। ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? हमें बताना है जो नजीब रज्जाक हैं ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। पहला ऑप्शन है मलेशिया, दूसरा ऑप्शन है मालदीव, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया और चौथा ऑप्शन है म्यांमार, ठीक है। सोच लेते हैं, बाकी मैं बताता हूँ। इसका आंसर होगा आपका मलेशिया। सिंपल कहने का मतलब है जो नजीब रज्जाक हैं मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अदालत ने घोटाले के मामले में इन्हें 12 साल की सज़ा सुनाई है। किस लिए सुनाई है आइए जानते हैं। इन पर 200 मिलियन रिंगिट जो लगभग 49.4 मिलियन $40 मिलियन अमेरिकी डॉलर या लगभग 370 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 12 साल की सज़ा के साथ साथ इन पे 310 मिलियन रिंगिट का जुर्माना लगाया गया है, ठीक है। रिंगिट क्या है? रिंगिट मलेशिया की मुद्रा है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर।
उन पर 4.2 करोड़ रिंगिट की राशि अपने बैंक खाते में अंतरित करने का आरोप है। उन पर आरोप है उन्होंने अपने खाते में 4.2 करोड़ रिंगिट, जो लगभग आपके 98 लाख डॉलर बैठेंगे, कितनी बड़ी रकम है, उन पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, कहीं से मंगाया था, सिंपल, ठीक है। वह 5 अलग अलग मुकदमों में 42 आरोपों का सामना कर रहे हैं और इन्हीं को लेकर जनता के गुस्से के कारण 2018 में इनकी पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। सिंपल कहने का मतलब वो अलग अलग मुकदमों के अंतर्गत उन पर 42 आरोप चल रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं आरोपों के चलते हुए 2018 में उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी। वर्तमान में कौन, वर्तमान में वो नहीं है, वो पूर्व हैं, पूर्व प्रधानमंत्री। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में मोहीउद्दीन यासीन, ठीक है। राजधानी की बात करते हैं, राजधानी कुआलालंपुर है। मुद्रा की बात करते हैं, मुद्रा रिंगिट है। बिल्कुल डीपली हमने इसके बारे में जान लिया है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आरबीआई ने श्रीलंका के साथ कितनी रकम की मुद्रा अदला बदली जिसे हम कहते हैं करेंसी स्वैप के समझौते पर जुलाई 2020 को हस्ताक्षर की। दोबारा रिपीट करता हूँ, आरबीआई ने श्रीलंका के साथ कितनी रकम की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर जुलाई 2020 को हस्ताक्षर किए। इसका आंसर आपका होगा 40 करोड़ डॉलर। देखो करेंसी स्वैप का मतलब क्या है, सिंपल अपनी भाषा में जानते हैं। करेंसी स्वैप का मतलब ये होता है, देखो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भी हमारे लेन देन होते हैं वे डॉलर में होते हैं। सपोज़ भारत को किसी देश से कोई सामान खरीदना है तो भारत के पास डॉलर होंगे तभी वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उसे खरीद सकता है, अन्यथा नहीं खरीद पाएगा। तो इसलिए जो हमारी जो राष्ट्रीय बैंक है आरबीआई, उसको अपने पास डॉलर रखने होते हैं ताकि जिस देश से सामान लें उसको डॉलर में उनका हिसाब किताब किया जा सके। तो इसी के तहत भारतीय सरकार ने क्या काम किया है, मुद्रा अदला बदली यानी करेंसी स्वैप की सुविधा चालू की है। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत ये होगा, जैसे मान के चलो भारत ने ये जो समझौता किया है, कितनी रकम के लिए किया, ये किया है 40 करोड़ डॉलर की रकम के लिए। भारत श्रीलंका से 40 करोड़ डॉलर लेके अपने पास रख लेगा और उससे 40 करोड़ रुपए जो भी उनका जितना भी बनेगा, ये मतलब जितना भी मुद्रा बनेगी वो उसको दे देगा। सपोज भारत को आने वाले समय में श्रीलंका से कुछ सामान खरीदना जाए, चाय ही खरीदना है, तो भारत उसे डॉलर नहीं देगा, भारत उसे उसके पैसे वापसी दे देगा, बोले लो भाई ये आपके इतने पैसे हैं, ये हमारा इतना सामान है। तो सिंपल कहने का मतलब ये है, जान लेते हैं। देखो स्वैपिंग की यह व्यवस्था 2022 तक उपलब्ध रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होने के नाते डॉलर का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, डॉलर का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए आरबीआई को डॉलर खरीद कर रखना पड़ता है। आरबीआई क्या करना पड़ता है, डॉलर खरीद कर अपने पास रखना पड़ता है। डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने कई देशों के साथ करेंसी स्वैपिंग का समझौता किया है। श्रीलंका से अलग भी भारत ने अन्य देशों के साथ ऐसे समझौते किए हैं जिससे संबंधित देश से खरीद फरोख्त उसी की मुद्रा या करेंसी में की जा सके, ठीक है। उसी से सामान लो, उसी के पैसे उसको दे दो। कहने का मतलब ये हुआ, बार बार ये नहीं है कि डॉलर खरीद के रखना पड़ेगा। अब ये बात आई है तो आरबीआई का जान लेते हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन है हमारे, आरबीआई के गवर्नर हमारे शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई का मुख्यालय हमारा मुंबई में है। आरबीआई हमारी कौन सी बैंक है, हमारी राष्ट्रीय बैंक है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ठीक है। फिर आगे जानते हैं श्रीलंका की बात आई है तो श्रीलंका के राष्ट्रपति को जान लेते। कौन है श्रीलंका के राष्ट्रपति, श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे और वहाँ की राजधानी है श्री जयवर्धने कोट्टी, ठीक है। तो ये हमने श्रीलंका के बारे में जान लिया और बाकी इससे पहले जो भी प्रमुख तथ्य बनने वाले थे उसके बारे में हमने जान लिया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिनेत्री कुमकुम का 28 जुलाई को किस बीमारी के चलते निधन हो गया।
ऑप्शन कैंसर, कोविड-19, टीबी या हार्ट अटैक। जल्दी जल्दी चलते हैं आगे। इसका आंसर है आपका कोविड-19। सिंपल कहने का मतलब ये है, अभिनेत्री कुमकुम का कोविड-19 की वजह से 28 जुलाई को निधन हो गया है। जो कुमकुम है वे हमारी 86 वर्ष की थी और लंबे समय से बीमार चल रही थी। इनका जन्म बिहार के हुसैनाबाद में हुआ था और इनका असली नाम जेबू निशा था। ठीक है, इन्होंने प्यासा, मदर इंडिया, आर पार, ये है बॉम्बे मेरी जान, इन फिल्मों में तो काम किया ही किया था। इसके साथ में इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री की बनी मानी जाने वाली सबसे पहली फिल्म गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ाई वो, जो मतलब कि जिसे माना जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बनी ये पहली फिल्म है। कौन सी? गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ाई वो। इस फिल्म में भी इन्होंने काम किया, मतलब कि बहुत प्रमुख एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी। इनका 86 वर्ष की उम्र में कोविड-19 की वजह से निधन हो गया है। सिंपल, ठीक है। इनके बारे में हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। किस पूर्व राष्ट्रपति की 5वीं पुण्यतिथि पर DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 27 जुलाई 2020 को इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 लॉन्च की। ठीक है, तो ये जो प्रतियोगिता जिसका नाम डेयर टू ड्रीम है, ये किस पूर्व राष्ट्रपति की 5वीं पुण्यतिथि पर लॉन्च की गई? ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर APJ कलाम और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा आपका डॉक्टर APJ कलाम। डॉक्टर APJ कलाम की 5वीं पुण्यतिथि थी 27 जुलाई को। उसी के अवसर पर इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम लॉन्च की गई। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होगा ये आगे जानेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे शब्द आया इनोवेटर्स। इनोवेटर्स कौन होते हैं? जो इनोवेट करते हैं, नई नई चीज़ों का इनोवेशन करते हैं। स्टार्टअप्स कौन होते हैं? स्टार्टअप वो होते हैं जो किसी कार्य को स्टार्ट कर रहे होते हैं। जैसे मान के चलो किसी कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं, किसी उद्योग को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन्हें बोलेंगे स्टार्टअप। ठीक है, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये प्रतियोगिता लॉन्च की गई। इस प्रतियोगिता के बारे में हम जानते हैं आगे क्या है। देखो, इस प्रतियोगिता की शुरुआत उभरती हुई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए की गई है। ये प्रतियोगिता क्यों शुरू की गई है? जो हमारी उभरती हुई प्रौद्योगिकी है यानी टेक्नोलॉजी है, उसे प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। सिंपल। फिर आगे देखते हैं। पुरस्कार राशि के रूप में विजेता स्टार्टअप को 10 लाख और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए तक दिए जाएंगी। इसके अंतर्गत जो पुरस्कार दिया जाएगा वो पुरस्कार विजेता स्टार्टअप, मतलब कि जो स्टार्टअप उद्योग होंगे उनको तो 10 लाख रुपए तक, और जो बाकी व्यक्तिगत श्रेणी मतलब कि पर्सनल में व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सिंपल। DRDO की बात है, जान लेते हैं। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका यह हिंदी में बोले तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है। इसके अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल जिनका हाल ही में निधन हुआ है कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं, राकेश राजपूत हैं, आनंदीबेन पटेल हैं या लालजी टंडन हैं? ठीक है, तो सिंपल कहने का मतलब है हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है, हमें ये जान लेना है। सिंपल। इसके बाद यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। सिंपल कहने का मतलब है लालजी टंडन का निधन होने के बाद मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार जो सौंपा गया, किसे सौंपा गया है? वो आनंदीबेन पटेल, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। ठीक है, देखो दोस्तों, ये केवल हम 30 तक पहुंची, 15 के बाद हमने स्टार्ट किया था। तो आप लोग ये तो सोचेंगे नहीं कि यार इतने समय में केवल 15 ही क्वेश्चन हो पाए हैं। इन 15 क्वेश्चन का मतलब है हर क्वेश्चन में उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य आपकी परीक्षाओं में बनेंगे उनको मैंने सबको शामिल किया है। रात को मैंने वीडियो शूट की है, ये मेरी वीडियो नंबर 2 है और इसी प्रकार से आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। 30 क्वेश्चंस मैं आपको दे चुका हूँ और इसी प्रकार मेरे पे आगे तक ये क्वेश्चन से नोट्स मेंटेन हो रखे हैं। आपको 15 तारीख तक ट्राई करूँगा जितना भी संभव होगा 2020 का
सारे प्रमुख तथ्यों को एक जगह रखकर उनका रिवीजन करा दूंगा और 16 अगस्त को आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए करंट अफेयर्स को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, देखो अभी तो मैं भी एक प्रकार से स्टार्ट कर रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को कितना समझ में आ रहा है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ सभी को अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे रेस्पॉन्स मिलते रहेंगे तो आने वाले टाइम में मैं आपके सामने लाइव आया करूँगा। करंट अफेयर्स भी आपको मैथ्स की ही तरह बोर्ड पर ही पढ़ाया करूँगा। और मेरे दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि आपकी बीईओ परीक्षा से पहले मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करा दूं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कराया जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देंगे। अगर कुछ कमेंट्स मुझे मिलते हैं तो मैं सुबह से ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैथ्स का आपको इतने दिन में 0 to हीरो बना दूंगा। मतलब 0 से स्टार्ट करूंगा और बिल्कुल एडवांस तक ले जाऊंगा। कहने का मतलब ये जितने भी इम्पोर्टेंट टाइप्स बनते हैं सभी टाइप्स को एक बार अच्छे से रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। गुड बाय। थर्ड वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा। ओके बाय, गुड नाइट।